अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें प्लीज़। इज़ माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर टू यू गाइज? एक बार चैट पर रिप्लाई कर कर बता दें, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। एवरीवन, अयान, अहमद, युसरा, मुस्फरा, प्लीज़ जल्दी से बता दें सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके जी। तो देखिए, हमने जो है लास्ट क्लास में इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जो हैं दो पास्ट पेपर क्वेश्चन करे थे, छोटे छोटे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो करा था वो ये था, राजा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कराया था आपको मैंने लास्ट क्लास में। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, ये सोफिया वाला क्वेश्चन था। ये पूरा क्वेश्चन इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। और ये वाला क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, दोनों मैंने आपको करा दिए थे लास्ट क्लास में। मैंने बोला था यार, रिसेंटली अभी जो है ना, देखिए, इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो टॉपिक है, इसके ऊपर कभी सेपरेटली 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन नहीं आया ना सीआई के अंदर। ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन होता था, 8 to 10 मार्क्स का, ये उसके साथ मिक्स होकर आ जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली 2022 में, 2022 के पेपर में एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन का ईयर क्या है, अक्टूबर नवंबर 22, पेपर 2 वेरिएंट 3। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर आया है। और ये पूरा क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सॉल्व करना है, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन, जो हम इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, इसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ना है, सोल ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू अ मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो अब गौर से मेरी बात सुन लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सवाल साथ रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनटी स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020। अब देखिए, एनटी एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कब? एनटी इज अ पर्सन, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020, मतलब अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप ईयर स्टार्ट और ईयर एंड डेट देख लिया करें। ठीक है, बिजनेस का ईयर स्टार्ट इज 1 सितंबर 2020, बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो बेटा ईयर एंड क्या होगा? आफ्टर 12 मंथ्स द ईयर विल एंड। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। सो द ईयर विल एंड एट 31 अगस्त 2021। ठीक है, और ये पहली लाइन पढ़कर आपको एक और चीज समझ आ जानी चाहिए। वो चीज क्या है? सुने मेरी बात बहुत गौर से। एनटी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 1 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुआ है बेटा। मतलब अभी अभी नया बिजनेस है, इससे पहले बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जब भी कोई नया बिजनेस हो, उसके कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। हर चीज का ओपनिंग बैलेंस विल बी जीरो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, वही तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस विल बी जीरो, क्योंकि नया नया बिजनेस है। पिछले साल का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, तो इस साल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर विद इन 25 डेज। सारे के सारे गुड्स जो बेचते हैं उधार पर बेचते हैं, और कस्टमर से पेमेंट हमें विद इन 25 डेज लेनी होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब ऑन 5 मई 2021, ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ? ऑन 5 मई 2021, एल डब्ल्यू अ ट्रेड रिसीबल। एल डब्ल्यू इज ऑल्सो अ पर्सन, एक बंदा है। ठीक है, ट्रेड रिसीबल है, मतलब उसको हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं। वॉज डिक्लेयर्ड बैंक। एल डब्ल्यू बैंक हो गया, एंड अ डेट ऑफ 600 वॉज रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल एट दैट डेट। तो एल डब्ल्यू से बेसिकली हम 600 मांगते थे। एल डब्ल्यू बैंक हो गया, तो अब कंफर्म हो गया हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे 600। तो बेसिकली यहाँ लिखा है कि एल डब्ल्यू ने हमारे 600 क्या कर दिया? इरिकवरेबल डेट कर दिया। ओके गाइज, अब पार्ट ए, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओड बाय एल डब्ल्यू। बेटा एल डब्ल्यू ने जो हमारे पैसे इररिकवरेबल लेट करें, उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। आपको पता है जर्नल एंट्री में क्या करना होता है? बताना होता है कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो यार, कितने अकाउंट्स बनेंगे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? जो एल डब्ल्यू ने मेरे 600 इररिकवरेबल लेट करें हमारे एंटी के, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या जर्नल एंट्री में बेसिकली बताना होता है कितने अकाउंट्स बनेंगे और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कितने अकाउंट्स बनेंगे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? एनीवन? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि
कितने अकाउंट्स बनेंगे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सर दो अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि दो चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है सर। 600 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, तो एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का बनेगा, ठीक है, एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का बनेगा। और एलडब्ल्यू से पैसे मांगते थे, अब एलडब्ल्यू से पैसे नहीं मिलेंगे, एलडब्ल्यू से पैसे मांगना कम हो गए, ठीक है, तो एलडब्ल्यू कम हो गया, दूसरा अकाउंट एलडब्ल्यू का बनेगा। तो दो अकाउंट्स बनेंगे, इररिकवरेबल डेट और एलडब्ल्यू का। 600 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, एक अकाउंट इररिकवरेबल डेट का बनेगा। एलडब्ल्यू से 600 मांगते थे, अब नहीं मिलेंगे एलडब्ल्यू से 600, एलडब्ल्यू से पैसे मांगना कम हो गया, एलडब्ल्यू कम हो गया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा एलडब्ल्यू का, ठीक है। तो अब सर इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बेटा 600 इररिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इररिकवरेबल डेट बढ़ गया, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो सर इररिकवरेबल डेट का अकाउंट 600 से क्या हो जाएगा? डेबिट। एलडब्ल्यू से हम 600 मांगते थे, अब हमें एलडब्ल्यू से 600 नहीं मिलेंगे, एलडब्ल्यू से 600 मांगना कम हो गए, ठीक है। तो एलडब्ल्यू से पैसे मांगते थे, मतलब एलडब्ल्यू ट्रेड रिसीवेबल था, एसेट था, अब एलडब्ल्यू से 600 नहीं मिलेंगे, एलडब्ल्यू से पैसे मांगना कम हो गए, एलडब्ल्यू 600 से कम हो गया, एलडब्ल्यू ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो एलडब्ल्यू का जो अकाउंट है ना सर, वो 600 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ पे फोकस नहीं करा, रिक्वायरमेंट पे लिखा हुआ था अ नरेटिव इज रिक्वायर्ड। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेटिव? नरेटिव का मतलब है जो जर्नल एंट्री आपने बनाई है, ठीक है, जो जर्नल एंट्री डबल एंट्री आपने बनाई है, उसको एक्सप्लेन कर दें, एक लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें कि इस जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है। तो यार इस जर्नल एंट्री को हमने रिकॉर्ड करा है, इसमें क्या हो रहा है? एल डब्ल्यू ने हमारे 600 इररिकवरेबल डेट कर दिए, ये हमने रिकॉर्ड करा है, तो इसको आप बस एक लाइन में एक्सप्लेन कर कर लिख देते ना, तो ये नरेटिव होता है। जो जर्नल एंट्री में हो रहा है, जो जर्नल एंट्री बनी है, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर कर लिख दें इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो अगर हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर कर लिखें, तो इस जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है? एल डब्ल्यू ने 600 इररिकवरेबल डेट कर दिए, तो आपको बस यहाँ लिखकर बताना था $600 were written off as irrecoverable from LW, बस। और डेट डालनी थी बेटा, किस डेट को इररिकवरेबल डेट करें? 5 मई 2021, तो यहाँ आप डेट डाल देते 2021, ठीक है, 5 मई। तो भाई इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी थी, ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऑन 1 में कुछ की पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लो। लिखा हुआ था एनटी स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2020 को, तो एक नया बिजनेस है, इससे पहले बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि नया बिजनेस है ना। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आते हैं? पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। पिछले साल बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अभी अभी बिजनेस नया स्टार्ट करा है, तो देर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस, किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ, एवरीथिंग, हर चीज़ का ओपनिंग बैलेंस जो है जीरो होगा, ओके। और लिखा हुआ था ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर विद इन 25 डेज, सारे के सारे गुड्स उधार पर बेचते हैं और कस्टमर से विद इन 25 डेज पैसे लेने होते हैं, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ था ऑन 5 मई 2021, ड्यूरिंग दिस ईयर 5 मई 2021 को एल डब्ल्यू और ट्रेड रिसीवल वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड अ डेट ऑफ 600 वॉज रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल एट डेट। एल डब्ल्यू से हम पैसे मांगते थे 600, एल डब्ल्यू ट्रेड रिसीवल था, उसने मेरे 600 अब इररिकवरेबल डेट कर दिए, चूंकि वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री मांगी हुई थी, हमने जर्नल एंट्री बना दी, नरेटिव बोला था, जर्नल एंट्री को एक लाइन में एक्सप्लेन कर कर भी लिख दिया, ओके गाइज। अब हम लोग जा रहे हैं, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, पार्ट बी एंड पार्ट सी थोड़े से ट्रिकी हैं, ये जब हम जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, सोल ट्रेडर, ठीक है, उसमें ये पार्ट्स, ये जो पार्ट हम कर रहे हैं अभी सॉल्व, सोल ट्रेडर पढ़ने के बाद ऐसे पार्ट्स बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये वाले पार्ट्स गौर से सुनिएगा प्लीज़। क्या लिखा हुआ है? इन एडिशन टू द इररिकवरेबल डेट ऑफ एल डब्ल्यू, इन एडिशन टू द इररिकवरेबल डेट ऑफ एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू ने जो पैसे इररिकवरेबल डेट करे, सर एल डब्ल्यू ने हमारे इस साल कितने रुपए इररिकवरेबल डेट करे? 600, ठीक है। इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा other irrecoverable debts of 4100 were written off during the year ended 31st August 2021. Other irrecoverable debts of 4100 were written off. सर एल डब्ल्यू ने जो 600 इररिकवरेबल डेट करे, उसके अलावा इस साल और कितने रुपए इररिकवरेबल डेट हो गए? 4100 और इररिकवरेबल डेट हो गए ड्यूरिंग दिस ईयर। ट्रेड रिसीवेबल एट 31st August 2021, सर ट्रेड रिसीवल्स एट द ईयर एंड 31st August 2021, साल के आखिर में ट्रेड रिसीवल वर 91,500, ये आपको साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल गिवन है। एंड
एंटी डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। और साल के आखिर में कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है भाई? 5% प्रोविजन बनाना है एट द ईयर एंड। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है सर। इस 3 लाइनों में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है दोबारा बता देते हैं कि भाई एल डब्ल्यू ने जो 600 इरिकवरेबल डेट करे, उसके अलावा और कितने रुपए इरिकवरेबल डेट हो गए? 4100। ओके। एट द ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल हमारे थे 91,500। साल के आखिर में हम 91,500 लोगों से मांगते हैं और साल के आखिर में प्रोविजन बनाना है 5%। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। अब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? गौर से सुनिएगा। पार्ट बी, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट। क्या बोल रहा है? क्या बता दे? प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट। देखो, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा हिस्सा। थोड़ा सा हिस्सा। किसका थोड़ा सा हिस्सा? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेंस सेक्शन ऑफ एंटीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021। देखिए, आपको याद होगा बेसिक्स में इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी, एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट। आप सबको याद है, उसमें सेल्स का फाइनल आंसर आता था, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस करते थे, ऐसा ही है, तो प्रॉफिट आता था। कह रहा है वो जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस वाला सेक्शन है ना, एक्सपेंस की हेडिंग डलती है और उसके नीचे सारे एक्सपेंस आते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट बना दें। एक्सपेंस जितने ऊपर गिवन है वो इनकम स्टेटमेंट में जैसे एक्सपेंस की हेडिंग के नीचे डालकर दिखाते हैं ना एक्सपेंस, वो डालकर दिखा दें। तो बेटा ये जो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें कितने एक्सपेंस हो सकते हैं? डू यू गाइज नो? देखो, एक एक्सपेंस तो आपके सामने है, इररिकवरेबल डेट। जो पैसे इररिकवरेबल डेट को है वो तो एक्सपेंस है। ठीक है, तो आ जाए जरा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको पता है 2 कॉलम्स में बनती है। ठीक है, कुछ पूरी नहीं बनानी, सिर्फ एक्सपेंस के सेक्शन का जो हिस्सा है ना वो बनाना है। आपको पता है हम हेडिंग डालते थे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस की, और इस हेडिंग के नीचे जो जो एक्सपेंस होता था वो ले लेते थे। अब ऊपर हमें कितने एक्सपेंसेस गिवन है? देखो, सबसे पहला एक्सपेंसेस इररिकवरेबल डेट। टोटल इररिकवरेबल डेट कितने हुए पैसे? एक तो 4100 हुए और एक 600 एल ने करे। तो आप इररिकवरेबल डेट डाल दें, 4100 प्लस 600 इज 4700। इररिकवरेबल डेट के नाम से एक्सपेंस की हेडिंग के अंडर। और क्या एक्सपेंस ऊपर हो सकता है बेटा? वर्किंग भी शो कर दी, 4100 प्लस 600 4700। ओके, और क्या एक्सपेंस हो सकता है बेटा? एक एक्सपेंस और हो सकता है ना, आपने चेक करना पड़ता है ना, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज आया या डिक्रीज। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज आया तो एक्सपेंस में जाएगा, डिक्रीज आया तो अदर इनकम में जाएगा। तो निकाल के चेक करो, इंक्रीज है एक्सपेंस में जाएगा या नहीं। अगर वो एक्सपेंस है तो वो भी डाल के दिखा दो एक्सपेंस की हेडिंग के अंदर। अगर अदर इनकम है तो नहीं, स्किप कर देना, नहीं डालना। तो आ जाए जरा प्रोविजन का इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लेते हैं। तो यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? एनीवन? एनी गेसेस? ओपनिंग प्रोविजन, साल के शुरू का अंदाजा कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? एनीवन? एनी गेसेस? वेट कर रहा हूं, जल्दी बताएं। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? हाउ मच विल बी द ओपनिंग प्रोविजन? जीरो। यस, जीरो। सर ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का, सर नया नया बिजनेस है, नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, नए नए बिजनेस का कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होता, जीरो। ठीक है, तो ओपनिंग प्रोविजन विल बी जीरो। सर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? सर व्हाट विल बी द क्लोजिंग प्रोविजन? बेटा वो तो हमने लेक्चर लिया है, इतने सारे एग्जांपल क्वेश्चंस करें हैं। साल के आखिर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकलता है? जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल है, अगर उसमें से इररिकवरेबल डेट हो गए पैसे और माइनस नहीं हुए हैं, तो पहले आपने ट्रेड रिसीवेबल से इररिकवरेबल डेट माइनस करने हैं। अगर माइनस हुए हैं तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो साल के आखिर के जो ट्रेड रिसीवेबल है उनको फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज करते हैं। तो देखो यू गाइस नो, साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल इज 91,500। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या इसमें से इररिकवरेबल डेट माइनस हुए हैं या नहीं, कैसे पता लगाएं? तो बेटा लेक्चर जब दे रहा था एग्जाम्पल 3 और 4 याद करो। एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ था इररिकवरेबल डेट्स आर टू बी रिटन ऑफ। अगर लिखा हुआ है आर टू बी रिटन ऑफ, मतलब माइनस नहीं हुए, पहले ट्रेड रिसीवेबल में से इररिकवरेबल डेट माइनस होंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ था एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा था, आर रिटन ऑफ या वर रिटन ऑफ, अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब माइनस हो चुके हैं, माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां क्या लिखा था, डेट ऑफ 600 वॉज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल से माइनस हो चुका है। और यहां भी क्या लिखा है, अदर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 4100 वर रिटन ऑफ एज, वर रिटन ऑफ मतलब माइनस हो चुके हैं। तो ये जो आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है ये इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद की ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। तो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज 5%। तो बेटा 91,500 मल्टीप्लाइड बाय 5%, बेटा क्लोजिंग प्रोविजन कितना आ गया? अगर हम करते हैं 91,500 मल्टीप्लाइड बाय 5%, वी गेट 4575।
तो आप देख सकते हैं भाई, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज आया या डिक्रीज। सर ओपनिंग जीरो था, क्लोजिंग 4575 है, पूरा का पूरा इंक्रीज आ गया। कितने का इंक्रीज आ गया बेटा? इंक्रीज बाय $4575। आपको पता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक्सपेंस में जाता है। तो आप इनकम स्टेटमेंट में से जो एक्सपेंसेस का हिस्सा बना रहे हैं उसके अंदर ये एक्सपेंस भी आप डाल के दिखाएंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का इंक्रीज है बेटा? इंक्रीज है 4575 का। तो बस, और कोई एक्सपेंस तो ऊपर गिवन नहीं था। अगर और कोई भी होता तो भी वो भी आप एक्सपेंस की सेक्शन में डालकर दिखा देते, क्योंकि आपने एक्सपेंस का एक्सट्रैक्ट बनाना था इनकम स्टेटमेंट का। बस इनको टोटल करके लिख दीजिएगा, कितना आ रहा है यार? 4700 प्लस 4575, यू विल गेट 9275। दिस इज द, आपने बस इनकम स्टेटमेंट में से जो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर से जो एक्सपेंस वाला हिस्सा होता था ना, जितनी इंफॉर्मेशन ऊपर अवेलेबल थी एक्सपेंसेस की, बस वो एक्सपेंस का सेक्शन बनाकर दिखा दिया इनकम स्टेटमेंट में से, एक्सट्रैक्ट खाली उतना हिस्सा, एक्सपेंस वाला हिस्सा। हाँ जी, इज पार्ट बी क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दें, क्या सबको पार्ट बी क्लियर है? क्या पार्ट सी पर चलें? एवरीवन प्लीज, क्या हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं पार्ट सी पर? यस और नो? इज इट क्लियर बेटा? पार्ट बी इज क्लियर और नॉट? इज पार्ट बी क्लियर? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं पार्ट सी पर। अब देखो, पार्ट सी में दोबारा से एक्सट्रैक्ट मांगा हुआ है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एसेट सेक्शन, prepare an extract from the asset section of NT statement of financial position। बेटा एक्सट्रैक्ट बना दे एसेट सेक्शन का ऑफ एनटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2021। अब देखिए मेरी बात सुने, एक बात तो हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखी थी। वो क्या सीखी थी? कि ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में अगर इंक्रीज आएगा तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में अगर डिक्रीज आएगा तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाएगा, ओ सॉरी अदर इनकम में जाएगा। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग में जितना डिक्रीज है ना, जितने का डिक्रीज आया, दैट विल बी एंटर्ड इन अदर इनकम सेक्शन इन द इनकम स्टेटमेंट। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा अमाउंट एसओएफपी में जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, बेसिक्स में हमने एक बेसिक एसओएफपी बनाना सीखी थी। आपको पता है एसओएफपी में क्या होता है? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट सेक्शन में ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है। कहां पर आता है सुने, देखिए करंट एसेट में सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री डालनी होती है, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सब भी जाता है ना करंट एसेट में। लेकिन जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो ये करंट एसेट सेक्शन में जाता है एसओएफपी के, और ट्रेड रिसीवेबल के नीचे उससे माइनस हो जाता है। ट्रेड रिसीवेबल डालते हैं, उसमें से क्लोजिंग प्रोविजन नीचे माइनस करके दिखा देते हैं करंट एसेट सेक्शन में, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना बनाकर दिखाओ, पूरी एसओएफपी ना बनाकर दिखाओ, सिर्फ जो करंट एसेट सेक्शन में जितनी ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, ट्रेड रिसीवल गिवन है और प्रोविजन गिवन है, तो बस करंट एसेट सेक्शन में जो ट्रेड रिसीवल में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं ना, खाली उतना हिस्सा एसओएफपी का बनाकर दिखा दो, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली हम खाली उतना हिस्सा बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम जो है नॉन करंट एसेट्स लेते हैं, वो नहीं लेने हमने एसओएफपी में। उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले वैसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं, लेकिन वो भी हमें नहीं लेनी। सिर्फ जो करंट एसेट में हम ट्रेड रिसीवल लेते हैं ना, ठीक है, ट्रेड रिसीवल आपको गिवन है एसओएफपी में। अच्छा, करंट एसेट में जो ट्रेड रिसीवल का आंसर जाता है ना, वो इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद वाला जाता है। तो आपको पता है इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद वाली ट्रेड रिसीवल हमारे पास थे 91,500, वो हमने लिए। अच्छा, आप करंट एसेट्स के अंदर ये ट्रेड रिसीवल के से, ट्रेड रिसीवल के नीचे ना क्लोजिंग प्रोविजन जो है ना, क्लोजिंग प्रोविजन, ठीक है। अहमद आप कह रहे हैं सर मगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो एक्सपेंस है। नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस नहीं होता है अहमद। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट होता है। हाँ, ओपनिंग से क्लोजिंग में अगर इंक्रीज आया तो वो एक्सपेंस में इंक्रीज जाता है, अगर डिक्रीज आया तो वो अदर इनकम में जाता है। इट सेल्फ जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, वो तो कॉन्ट्रा एसेट होता है ना, ठीक है। वो आपके ट्रेड रिसीवल को कम कर रहा होता है। तो आपने ट्रेड रिसीवल से जो क्लोजिंग प्रोविजन है ना वो माइनस करने होते हैं, तो आप क्या हेडिंग डालते हैं? लेस प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये आप एसओएफपी में करंट एसेट सेक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था बेटा क्लोजिंग प्रोविजन निकाला था ना?
सर हमारा जो क्लोजिंग प्रोविजन हमने निकाला था, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डॉट दैट वाज 4575, ठीक है। वो हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, 4575। अब जो फाइनल आंसर है ना, बस वो आप राइट कॉलम में दिखा दीजिएगा लिखकर, ट्रेड रिसीबल का जो फाइनल आंसर आ रहा है 91,500 माइनस 4575, 86। तो इस तरह जो है ना, एसओएफपी के अंदर करंट एसेट सेक्शन में इस तरह ट्रेड रिसीबल और क्लोजिंग प्रोविजन ट्रेड रिसीबल से माइनस हो जाता है। तो इसने पूरी एसओएफपी हमसे नहीं मांगी, इसने बोला खाली जो करंट एसेट सेक्शन में ये जो एक्सट्रैक्ट है ना प्रोविजन से रिलेटेड जो हिस्सा होता है वो खाली यहाँ निकाल कर बनाकर दिखा दे, ठीक है। तो खाली हमने पूरी एसओएफपी में से वो वाला हिस्सा यहाँ निकाल कर बनाकर दिखा दिया, ठीक है। एनीवन एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, सोल ट्रेडर का, उसके अंदर ये एक बार मैं दोबारा आपको कनेक्ट कर कर बताऊंगा आपको, तब और अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस, प्लीज जल्दी से मुझे बता दें। क्या हम नेक्स्ट पार्ट पर चलें, ठीक है, यस और नो। इज इट क्लियर एवरीवन, क्या हम मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्योंकि बेटा अहमद, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होते हैं, हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे ना। तो अब हमने ट्रेड रिसीवल तो ले लिए इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद एसओएफपी में। अब प्रोविजन हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे, तो ट्रेड रिसीवल में से जो हमें लग रहा है पैसे नहीं मिलेंगे वो हम माइनस ही करेंगे ना उसमें से, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट पार्ट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का शुरू हो रहा है, ठीक है। एवरीवन देखें यार, ये दो पैराग्राफ्स लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, ठीक है, गौर से सुनिएगा कि ये पैराग्राफ्स क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, बेटा पहली लाइन पढ़कर एक बहुत अच्छी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए थी। फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए थी, क्या पता है। यह लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, मतलब पहला साल आपका खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ईयर हैज स्टार्टेड। अब ये ईयर टू की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, ईयर टू की बात कर रहा है। ये ईयर टू की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए ना, बिजनेस का पहला साल स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 2020, खत्म हो गया 31 अगस्त 2021 को। अब यहां लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, मतलब पहला साल खत्म हो चुका है, दूसरा साल शुरू हो चुका है, अब ये सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। तो बेटा पहला साल कब खत्म हुआ होगा, 31 अगस्त 2021 को। उसके नेक्स्ट डे, उसका नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 सितंबर 2021 को आपका नया सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है। और ये सेकेंड ईयर एंड कब होगा, 31 अगस्त 2022 को। तो अब ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, मतलब अब ये ईयर टू की बात कर रहा है। ईयर वन खत्म हो चुका है, अब ईयर टू की बात हो गई है स्टार्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पीबी अ ट्रेड रिसीवल हु ओड 7,000 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो बेटा ईयर टू के अंदर पीबी एक बंदा था, पीबी वॉज अ पर्सन, ट्रेड रिसीवल था, पीबी से हम पैसे मांगते थे 7,000, हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 17 जुलाई 2022, दूसरे साल में एंटी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ 2,500 बाय चेक इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट, द रिमाइंडर ऑफ द डेट वॉज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। सर इसका क्या मतलब हुआ, पीबी से 7,000 मांगते थे, उसमें से 2,500 बाय चेक उसने हमें दे दिए, लेकिन जो रिमाइंडर अमाउंट है, बचे हुए पैसे उसने क्या कर दिए, इररिकवरेबल डेट कर दिए। अगर मैं आपको पहले पैराग्राफ को समराइज कर कर बताऊं, तो पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, वो पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि एक बंदा था ईयर टू के अंदर पीबी, जो ट्रेड रिसीवल था, उससे हम $7,000 मांगते थे, 7,000 में से उसने $2,500 हमें दे दिए बाय चेक, हमारे बैंक में आ गए। लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं 4,500 बेटा, उसने वो क्या कर दिए, इररिकवरेबल डेट। 4,500 इररिकवरेबल डेट हो गया, ये लिखा हुआ है बेटा इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके सर, व्हाट अबाउट द सेकंड पैराग्राफ सर। तो सेकंड पैराग्राफ सुन लें, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, अदर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 8,400 वर रिटन ऑफ एट 31 अगस्त 2022। तो बेटा देखें, पीबी ने 4,500 इररिकवरेबल डेट करे, अब कह रहा है अदर इररिकवरेबल डेट्स, उसके अलावा और कितने रुपए इररिकवरेबल डेट हो गए, 8,400 और इररिकवरेबल डेट हो गए, ठीक है, रिटन ऑफ एट 31 अगस्त 2022, ठीक है। इस साल के आखिर में और कितने रुपए इररिकवरेबल डेट हो गए, 8,400। द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल एट 31 अगस्त 2022 वर, तो सर 31 अगस्त 2022 सेकेंड ईयर एंड, सेकेंड ईयर के एंड में ट्रेड रिसीवल्स कितने थे, 1,10,000।
and NT decided to maintain the provision for doubtful debt at 5% of the trade receivable. और साल के आखिर में कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है बेटा? 5% प्रोविजन बनाना है. ओके, 5% प्रोविजन बनाना है. तो यार सेकंड पैराग्राफ में बोला हुआ है कि 8400 और इरिकवरेबल डेट हो गए, और एट द ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? दूसरे साल के आखिर में कितने रुपए हम लोगों से मांगते थे? 1,10,000. ठीक है. एंटी डिसाइडेड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल. और प्रोविजन कितना परसेंट बनाना है बेटा? 5% बनाना है. सेकंड ईयर एंड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%. ओके, अब पार्ट डी देखते हैं. प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2022. ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1st September 2022 वेयर अप्रोप्रिएट. ओके, नीचे जो अकाउंट्स गिवन है वो हमें बनाने हैं और अकाउंट को बैलेंस भी करना है. सर सबसे पहला अकाउंट बनाना है पीबी का. गौर से सुनिएगा. सर पीबी बिजनेस के लिए क्या है? पीबी से हम पैसे मांगते थे. पीबी ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट है. एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट. सर इस अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? पीबी के अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा सर? बैलेंस बीडी आएगा. कहाँ पर आएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट. तो सर बैलेंस बीडी कहाँ पर आएगा? डेबिट पर आएगा. सर पीबी पे कोई पहले से बैलेंस था? पीबी पे पहले से बैलेंस था ना? पीबी पे पहले से बैलेंस, पीबी से मैं पहले से मांगता था ना. कितने रुपए मांगता था? 7,000. तो दैट्स वाई सर बैलेंस बीडी कितना आ गया? 7,000 आ गया. 7,000 बैलेंस बीडी. उसके बाद जो जो हरकत पीबी ने करी वो हरकत हम उसके अकाउंट में डाल देंगे. सर सबसे पहले पीबी ने क्या करा? सर पीबी ने हमें 2,500 पे करे बाय चेक. अब मुझे एक बात बता दें, पीबी से जो मुझे 2,500 मिले हैं बाय चेक, इससे मेरे बिजनेस में पीबी बढ़ा या कम हुआ? जल्दी से जवाब दें प्लीज. 2,500 जो मुझे पीबी से मिले, इससे मेरे बिजनेस में पीबी बढ़ा या कम हुआ? सर 2,500 पीबी से मिल गए तो जी बिल्कुल पीबी कम हो गया. सर पीबी से 2,500 मांगना कम हो जाएंगे. सर पीबी ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट है. एसेट कम होता है तो क्रेडिट बेटा. तो 2,500 क्रेडिट पर आ जाएंगे. किस नाम से आ जाएंगे? बाय चेक पैसे मिले तो बैंक के नाम से आ जाएंगे. ओके. इसके बाद दूसरी हरकत पीबी ने क्या करी? द रिमाइंडर ऑफ द डेट वॉज रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल. सर बचे हुए पैसे पीबी ने इरिकवरेबल डेट कर दिए. 4,500 इरिकवरेबल डेट कर दिए. तो सर पीबी ने ये जो 4,500 इरिकवरेबल डेट करें, इसकी वजह से 4,500 से पीबी मेरे बिजनेस में बढ़ा या कम हुआ? 4,500 पीबी ने इरिकवरेबल डेट कर दिए तो पीबी बिजनेस में बढ़ा 4,500 से या कम हुआ? सर इरिकवरेबल डेट कर दिए, कंफर्म हो गया कि अब 4,500 पीबी से नहीं मिलेंगे बचे हुए पैसे. तो पीबी से पैसे मांगना कम हो गए, पीबी कम हो गया सर 4,500 से. तो पीबी ट्रेड रिसीवेबल है, एसेट कम होता है क्रेडिट. तो 4,500 भी कहां पर चले गए? क्रेडिट पर चले गए. किस नाम से बेटा? इरिकवरेबल डेट करें पैसे तो इरिकवरेबल डेट के नाम से. ओके. सर जो जो हरकत पीबी ने करी वो हरकत हमने उसके अकाउंट में डाल दी. अब पीबी के अकाउंट को बैलेंस करना है. आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं? जहां पर अमाउंट कम है, जितना अमाउंट कम है वहां पर उतना अमाउंट डाल देते हैं बैलेंस सीडी के नाम से. तो सर जब चेक करा, ना यहाँ अमाउंट कम है ना यहाँ अमाउंट कम है, दोनों साइड्स ऑलरेडी टोटल सेम आ रहे हैं, तो कोई बैलेंस सीडी डालने की जरूरत नहीं है. अकाउंट ऑलरेडी दोनों तरफ बैलेंस है, तो बस दोनों तरफ अकाउंट को बैलेंस करके लिख देंगे. यहाँ भी टोटल 7,000, यहाँ भी टोटल 7,000. हाँ, डेट्स डालना जरूरी है सर. सर बैलेंस बीडी में क्या डेट आएगी? साल के शुरू की. साल कब शुरू हुआ है? 1st September 2021. 2021 1st September. सर बैंक जिस डेट को पैसे मिले और इरिकवरेबल डेट में जिस डेट को इरिकवरेबल डेट हुए पैसे बताया हुआ है सर. लिखा हुआ है ऑन 17 July 2022 एंटी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ 2,500 बाय चेक इन द फाइनल सेटलमेंट द रिमाइंडर ऑफ द डेट वाज रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल. सर 2,500 भी 17 जुलाई 2022 को मिले और उसी दिन पैसे इरिकवरेबल डेट हो गए मेरे. 2022 17 जुलाई और यहाँ भी 17 जुलाई. ओके गाइस. सर पीबी का अकाउंट तो बन गया. सर क्या पीबी का अकाउंट सबको क्लियर है या नहीं? यस और नो? इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं. क्या आप सबको पीबी का अकाउंट क्लियर है? क्या मैं नेक्स्ट पार्ट पर चला जाऊं? यस और नो प्लीज जल्दी से बता दें. युसरा इज इट क्लियर? जल्दी से बता दें सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सब ओके. तो यार अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? पार्ट जी. नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसी पार्ट का पार्ट डी है. इसी के और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं. अब बोल रहा है इररिकवरेबल डेट अकाउंट बना दें. इररिकवरेबल डेट अकाउंट इज अ रियली इजी अकाउंट. आप सबको पता है इररिकवरेबल डेट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट.
इररिकवरेबल डेट अकाउंट में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले क्या आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए इन द पास्ट क्लासेस। इररिकवरेबल डेट का अकाउंट आईएएस के थ्रू बैलेंस होता है, और जो अकाउंट आईएएस के थ्रू बैलेंस होते हैं उनमें कोई बैलेंस बीडी या सीडी नहीं आते। तो सर इस अकाउंट में सबसे पहले क्या डालें? जो पैसे इररिकवरेबल डेट हुए वो डायरेक्ट डालना शुरू करें। सर ईयर टू का अकाउंट बनाना है, याद है ना, रिक्वायरमेंट लिखा था फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। तो ईयर टू में जो जो पैसे इररिकवरेबल डेट हुए वो डायरेक्ट इररिकवरेबल डेट अकाउंट में डालेंगे। सर ईयर टू के अंदर सबसे पहले पीबी ने हमारे 4500 इररिकवरेबल डेट करे, तो बिजनेस में 4500 से इररिकवरेबल डेट बढ़ गया। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट। तो इररिकवरेबल डेट का अकाउंट 4500 से डेबिट हो जाएगा। किसने इररिकवरेबल डेट करे? पीबी ने, तो पीबी के नाम से। उसके बाद सर और भी पैसे इरिकवरेबल डेट हुए, अदर इरिकवरेबल डेट 8400। सर 8400 और इरिकवरेबल डेट हो गए, बिजनेस के अंदर इरिकवरेबल डेट बढ़ गया। इरिकवरेबल डेट बढ़ गया 8400 से, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, तो 8400 भी डेबिट हो जाएंगे सर। किस नाम से? अब बंदे का नाम नहीं बताया ना किसने बेड डेट करे, तो किस नाम से आ जाएगा फिर? ट्रेड रिसीवल के नाम से आ जाएगा, ठीक है। सर जो जो पैसे रिकवरेबल डेट हुए डाल दिए रिकवरेबल डेट अकाउंट में। अब इस अकाउंट को बैलेंस करना है सर। अमाउंट कहाँ पर कम है सर? क्रेडिट साइड पर। कितना अमाउंट कम है आ जाए ज़रा निकाल लेते हैं। 4500 प्लस 8400, तो सर 12900 कम है, यहाँ पर 12900 डाल देंगे किस नाम से? इनकम। और उसके बाद दोनों तरफ मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा सर? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का भी टोटल 12,900, यहाँ का भी टोटल 12,900। सर पीबी ने किस डेट को पैसे रिकवरेबल डेट करे थे? आपको बताया हुआ है, 17 जुलाई 2022 को करे थे। और बाकी जो 8400 है वो ईयर एंड 31 अगस्त 2022 को इरेकवरेबल डेट हुए। तो सर आप डेट्स डाल दें, 2022, 17 जुलाई एंड 31 अगस्त। और इनकम स्टेटमेंट में ईयर एंड की डेट आती है 2022, 31 अगस्त। यस, तो सर ये इरिकवरेबल डेट का अकाउंट इज रेडी। हाँ जी, इरिकवरेबल डेट अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दें प्लीज। क्या इरिकवरेबल डेट अकाउंट में किसी को कोई मसला या क्लियर है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? यस प्लीज, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? इरिकवरेबल डेट अकाउंट इज क्लियर। आगे बढ़ जाएं बेटा, नेक्स्ट एक और अकाउंट बनाना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट टी अकाउंट पर। नेक्स्ट टी अकाउंट हमें क्या बनाना है? हमें टी अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ठीक है। तो देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट जो है, यू गाइस नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज कॉन्ट्रा एसेट फॉर द बिजनेस। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। ओके, तो आप लोगों को बेटा 6 एग्जांपल्स कराए थे लेक्चर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने के। 6 एग्जांपल्स, 6 बार अकाउंट बनाया था हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने के लिए यू गाइस नीड टू नो द ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, और ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, ऐसा ही है। तो अब देखें भाई, आप लोगों को पता है ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? एनीवन, कोई मुझे बता सकता है यार ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? यस, जवाब दें, ट्राई करें। एनी गेसेस, ओपनिंग प्रोविजन कितना होगा? ईयर टू का अकाउंट बना रहे हैं बेटा, तो ईयर टू का ओपनिंग प्रोविजन कितना होगा? एनीवन? बिल्कुल, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग प्रोविजन है वो इस साल का ओपनिंग होगा। और अहमद वो 4700 नहीं है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो इस साल का ओपनिंग प्रोविजन होगा। और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो हमने निकाला था ना, पिछले साल का जो क्लोजिंग प्रोविजन, पिछले साल के आखिर का प्रोविजन था 4575। 4575, तो इस साल का ओपनिंग प्रोविजन होगा 4575। 4575 ओपनिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? वो तो निकालना पड़ता है सर, साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल लेते हैं। अगर उसमें से इरिकवरेबल डेट माइनस नहीं हुए तो पहले माइनस करने हैं, अगर माइनस हुए हैं तो फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो माइनस करने के बाद का आंसर होगा ट्रेड रिसीवल का ईयर एंड का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोविजन के परसेंटेज से, तो क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। तो बेटा ऊपर चलते हैं, दूसरे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल्स यहाँ गिवन थे आपको। ईयर टू के 31 अगस्त 2022 को ट्रेड रिसीवल 1,10,000। और अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द रिमाइंडर ऑफ द डेट वॉज रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल, मतलब ये जो पीवी ने पैसे इरिकवरेबल डेट करे वो माइनस हो चुके हैं। और यहाँ लिखा हुआ है अदर इरिकवरेबल डेट्स 8400 वर रिटन ऑफ एट 31 अगस्त 2022। वो रिटर्न ऑफ मतलब माइनस हो चुके हैं। ये आपको जो ट्रेड रिसीवल गिवन है ये इरिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद वाले ही हैं। तो दूसरे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज 5%।
तो बेटा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना आ गया? $5,500 आ गया। तो बेटा ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज आया या डिक्रीज? सर इंक्रीज आया। कितने का इंक्रीज? बाय डॉलर 4575 माइनस 5500, 4575 माइनस 5500, तो कितना आ गया बेटा? 925। ओके, अब हमें ओपनिंग प्रोविजन पता है, हमें क्लोजिंग प्रोविजन पता है। ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? एक इंक्रीज आया है 925 का, ये भी हमें पता है। अब हम बना लेते हैं अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी। कहाँ पर सर? क्रेडिट साइड पर, चूंकि इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, कॉन्ट्रा एसेट है, बढ़ता है क्रेडिट। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी डाल देते हैं सर क्रेडिट पर। ओपनिंग प्रोविजन वॉज 4575। सर बैलेंस बीडी के बाद मैंने आप लोगों को सिखाया था बेटा इंक्रीज या डिक्रीज डालना है। इंक्रीज आया तो जितने का इंक्रीज आया वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर आ जाएगा। अगर डिक्रीज हुआ तो जितने से डिक्रीज हुआ वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट पर चले जाएगा। तो सर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज आया 925 का, मतलब 925 बेटा क्रेडिट पर आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से। उसके बाद अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। सर अमाउंट कहाँ पर कम है? सर डेबिट साइड पर कम है। कितना कम है बेटा? क्रेडिट साइड को प्लस करो, 5500 आएगा ना, तो डेबिट साइड पर 5500 कम है। बैलेंस सीडी के नाम से 5500 डाल देंगे और दोनों तरफ अकाउंट पर क्या हो जाएगा? बैलेंस। सर यहाँ का भी टोटल 5500, सर यहाँ का भी टोटल 5500, और जो बैलेंस सीडी है सर वो अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा 5500। सर डेट्स, बैलेंस बीडी में साल के शुरू की डेट 2021 1 सितंबर। सर इनकम स्टेटमेंट में साल के आखिर की डेट आती है, दैट इज 2022 31 अगस्त। सर बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट 2022 31 अगस्त। और अगले साल के शुरू में सर, अगले साल के शुरू की डेट दैट इज 2022 1 सितंबर। 2022 31 अगस्त को ईयर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट डे नया ईयर स्टार्ट होगा ना, 2022 1 सितंबर को। ओके, तो इस तरह हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाया है। इज इट क्लियर गाइज और नॉट? क्या आप सबको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बस लास्ट पार्ट है। इज इट क्लियर गाइज? युसरा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? आर यू प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट? ओके, now we will move on to the last part of this question beta. Last part of this question is this. सर ये थ्योरी पार्ट है, ये इररिकवरेबल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक जनरल थ्योरी आई है, ठीक है थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है, लेकिन आज लेट्स चेक इसको किस तरह आंसर करना है। ओके, तो देखिए यार, एनटी इज कंसर्न्ड एट द इंक्रीज इन इररिकवरेबल डेट्स ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस। एंटी इज कंसर्न्ड, एंटी परेशान है बिकॉज फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में इररिकवरेबल डेट का अमाउंट बढ़ गया। फर्स्ट ईयर में कम पैसे इररिकवरेबल डेट हुए थे, दूसरे ईयर में ज्यादा पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए। टू रिड्यूस इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स को रिड्यूस करने के लिए ही इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द टू फॉलोइंग ऑप्शंस। इररिकवरेबल डेट रिड्यूस करने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन क्या है भाई? टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ऑल डेट्स नॉट पेड विद इन हिज स्टैंडर्ड टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ 25 डेज। जो 25 डेज के अंदर अंदर पैसे नहीं देता उस पर इंटरेस्ट लगाओ। इससे बेसिकली होगा क्या? इंटरेस्ट के डर से लोग जल्दी पैसे देना स्टार्ट कर देंगे, और जब जल्दी पैसे देना शुरू हो जाए, लोग डिले ना करें, तो फिर चांस ऑफ इररिकवरेबल डेट कम हो जाएगा ना। क्योंकि जितना ज्यादा डिले हो जाती है पेमेंट, उतना ज्यादा चांस होता है कि नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। ऑप्शन टू, to stop supplies to all customer who do not pay within his standard terms of payment of 25 days। जो 25 डेज में पैसे नहीं देता उसको सप्लाई, नया माल सप्लाई करना, नए गुड्स देना बंद कर दो, ठीक है। लेकिन ये जो सही है, अब इससे बेसिकली होगा क्या ऑप्शन टू से, कि गुड्स देना बंद कर देंगे, सप्लाई करना बंद कर देंगे, तो लोग अपना पुराना बैलेंस क्लियर आउट करेंगे, जिससे चांस ऑफ इररिकवरेबल डेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? एडवाइस एंटी ऑन विच ऑप्शन ही शुड इंट्रोड्यूस, जस्टिफाई और आंसर। तो बेटा एंटी को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? अब देखो आपको मार्क्स किस तरह मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपने बतानी है। देखो, 1 मार्क तो यू विल गेट फॉर एडवाइस, ठीक है। 1 मार्क विल बी फॉर एडवाइस। 1 मार्क इस तरह मिल गया। अब आपको 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे? ऑप्शन ए के 2 पॉइंट्स देने के, ठीक है। और अब इस तरह 3 मार्क्स मिल गए, और 2 मार्क्स आपको और कैसे मिलेंगे? ऑप्शन बी के 2 पॉइंट्स देने के, ठीक है।
अब आपको ऑप्शन ए के भी 2 पॉइंट्स देने हैं, आपको ऑप्शन बी के भी 2 पॉइंट्स देने हैं, और 1 मार्क आपका एडवाइस का होगा। अब ये आपका बेसिक कॉमन सेंस है यार, जो ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन ए चूज करा तो ऑप्शन ए के 2 एडवांटेज देने पड़ेंगे, ऑप्शन टू चूज नहीं करा, ऑप्शन बी चूज नहीं करा तो उसके 2 डिसएडवांटेज देने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन बी चूज कर रहे हो तो ऑप्शन बी के 2 एडवांटेज देने पड़ेंगे, और ऑप्शन ए चूज नहीं करा तो उसके 2 डिसएडवांटेज देने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऑप्शन टू इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ऑप्शन बी इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें बोला है कि भाई जो पैसे क्लियर नहीं कर रहा उसको गुड्स देना बंद कर दो, 25 विद इन 25 डेज जिसने पैसे नहीं दिए उसको गुड्स देना बंद कर दो। तो यार अगर गुड्स देना बंद कर दिए तो फिर तो वो पैसे देगा ही नहीं, वो तो शिफ्ट कर लेगा सप्लायर, जो ओवर ड्यू अमाउंट है। कस्टमर भी लूज हो जाएगा इससे, ठीक है, उसको गुड्स देना बंद कर देंगे और वो शिफ्ट कर सकता है ना, उसके पास दूसरे ऑप्शंस तो हैं। और जो बचे हुए पैसे थे जो उसने देने थे वो नहीं देगा, वो भी खा जाएगा, बोलेगा ठीक है गुड्स नहीं दो तो पैसे भी नहीं दे रहा। तो जिसको इरिकवरेबल डेट करने हैं पैसे, उसको आप गुड्स देना बंद भी कर दो तो क्या फायदा है, ठीक है। ऑप्शन वन मुझे ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, बिकॉज ऑप्शन वन में क्या है कि हम पेमेंट को डिले होने ही नहीं दे रहे, हम ड्यू टू फियर ऑफ इंटरेस्ट लोग जल्दी पैसा देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जब जल्दी पैसा आने लग जाएगा तो चांस ऑफ इरिकवरेबल डेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो देखो मैं होता, मैं ऑप्शन ए चूज करता, मैं ऑप्शन ए के 2 एडवांटेज देता, ऑप्शन ए के मैं एडवांटेज क्या देता, मैं बोलता ड्यू टू फियर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के डर से, ठीक है, लोग जल्दी पैसे देना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से चांस ऑफ इरिकवरेबल डेट भी कम हो जाएगा, मेरे पास पैसे भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस की लिक्विडिटी कैश फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। एडवांटेज हो गया ये एक। और जिसने टाइम पे पैसे नहीं दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो अब मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव एज अदर इनकम फॉर द बिजनेस, अदर इनकम बढ़ेगी तो बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, दूसरा एडवांटेज दे दिया। फिर मैं बोलता ऑप्शन टू चूज नहीं कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज ऑप्शन टू के डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो ऑप्शन टू में जो ओवर ड्यू अमाउंट हैं, जिनने पैसे नहीं दिए हैं, अगर हम उनको गुड्स सप्लाई करना बंद कर दें तो वो तो हमें और पैसे नहीं देंगे, पैसे मिलेंगे ही नहीं। और ओवर ड्यू अमाउंट तो सारे विल नेवर बी रिसीव्ड, जो ओवर ड्यू अमाउंट्स हैं, ठीक है, और इरिकवरेबल डेट हो सकते हैं पैसे। और ऑप्शन टू में आप किसी को गुड्स देना बंद कर दोगे तो वो कस्टमर आपके पास से लूज हो जाएगा, वो सप्लायर वो शिफ्ट कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर के पास, ठीक है। और रिलेशनशिप भी कस्टमर से खराब हो जाएगा अगर आप उसको गुड्स देना बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस थे। हाँ ऑप्शन वन अगर आपने चूज नहीं करना, ऑप्शन टू चूज करना है, तो आप इस तरह बोल सकते हो कि भाई आप लोगों को सप्लाई करना बंद कर दोगे तो इट इज़ पॉसिबल कि वो अपना पुराना बैलेंस क्लियर करें फॉर न्यू गुड्स, तो इससे रिकवरेबल रेट कम हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन वन के अगर आपने डिसएडवांटेज देने हो तो कुछ ऑप्शन वन के भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ऑप्शन वन के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, देखें, आपके जो कस्टमर्स हैं क्या वो इंटरेस्ट देने के लिए रेडी होंगे भी नहीं, होंगे भी या नहीं, विल दे बी विलिंग टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगाने की वजह से वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप उनके से ख़राब हो सकता है, और वो आपके पास से शिफ्ट भी कर सकते हैं इंटरेस्ट की वजह से, कोई ऐसे सप्लायर के पास शिफ्ट कर जाएं जो उनको ज़्यादा क्रेडिट टाइम दे रहा हो, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन वन अप्लाई करते हो, ठीक है, तो देखो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा टू कैलकुलेट एवरीथिंग, कि कितने लोगों ने टाइम पे पैसे दिए, कितनों ने नहीं दिए, कितना इंटरेस्ट बनता है। तो एडमिन में एक बंदा आप रखोगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन वन के भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने क्या करना है, जो ऑप्शन चूज करा एक एडवाइस का मार्क, ठीक है। जो ऑप्शन चूज करा उसके 2 एडवांटेजेस, जो ऑप्शन चूज नहीं करा उसके 2 डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अब देखें नीचे मैंने मार्किंग स्कीम भी खोली हुई है, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने खुले हुए हैं। तो देखें यहाँ भी मार्किंग स्कीम में भी क्या बोला हुआ है, 1 मार्क विल बी फॉर रिकमेंडेशन टू चूज द पॉइंट, चूज द ऑप्शन, मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर ऑप्शन टू एंड मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन वन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन टू के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको रीड कर लें एवरीवन। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। और अगर सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ये लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन था इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोल ट्रेडर, ओके गाइज। तो आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है आई एम अवेलेबल, मुझसे पूछ ले, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, सारे पॉइंट्स लाजमी रीड कर लें, ठीक है। और अगर सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।